तो कल हमने कौन सी हेडिंग डाली थी? गुप्तकाल की कला संस्कृति की जो कंटिन्यू हेडिंग है उसी में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। और कला संस्कृति में कई चीजें आती हैं। गुप्तकालीन कला, हाँ जी बोलो। हाँ बताओ, थोड़ा सा रिवीजन। ओके, तो कल वाले जो टॉपिक्स हैं उनका मैं रिवीजन भी करवा देता हूं और तुमसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, ठीक है? ओके, कल वाले जो टॉपिक पढ़ाए, मुझे एक जनी तू इधर उधर देख ले और तेरा रजिस्टर मुझे दे दे। कल मैंने आपको कुछ एक तो प्रशासन की बातें बताई थी। गुप्त प्रशासन दोबारा से एक बार देख लो, रिवीजन भी हो जाएगा। गुप्त प्रशासन की सबसे बड़ी बात है कि ये विकेंद्रीकृत प्रशासन है, विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, ठीक है? और इसमें सामंतवाद का विकास हुआ। सामंतवाद के विकास के लिए समुद्रगुप्त को उत्तरदायी मानते हैं। मैंने इसमें कुछ अधिकारी बताए थे आपको। कौन कौन से अधिकारी? जैसे प्रतिहार है, प्रतिहार, प्रतिहार, इसका मतलब जो गेट पर बैठता है उसे प्रतिहार कहते हैं, जो गेट पर बैठता है। लक्ष्मण को भी प्रतिहार कहा गया था, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने अपनी कक्ष में जब वो अकेले बैठे थे तब लक्ष्मण को कहा था कि तू मेरे गेट पर बैठ जाना और किसी को भी अंदर मत आने देना। तो लक्ष्मण को भी प्रतिहार कहा गया। प्रतिहार का मतलब जो गेट पर बैठता सुरक्षा करता है। तो प्रतिहार का मतलब अंतःपुर का सुरक्षा अधिकारी। महाप्रतिहार का अर्थ क्या है? राजमहल का सुरक्षा प्रभारी। तो दो तो ये हो गए, प्रतिहार और महाप्रतिहार। अब देखो जी, जो प्रतिहार और महाप्रतिहार में फर्क ये है कि जैसे मान लो ये महल है, तो इस राजमहल के अंदर ये मान लो दरबार है, ये यहां दरबार है, यहां दरबारी जाते हैं, और यहां पर यह अंतःपुर है, यहां रानीवास जिसको हम कहते हैं, रानियों का निवास। तो यहां का सुरक्षा प्रभारी जो होगा वो तो कौन होगा? प्रतिहार। और पूरे राजमहल का कौन होगा? तो प्रतिहार बड़ा या महाप्रतिहार? महाप्रतिहार ही बड़ा है, जाहिर सी बात है, वो बड़ा है, बड़ा अधिकारी, ठीक है। अब जो पुलिस है जो दंड देती है, पकड़ती है, पुलिस अधिकारी को क्या कहते थे? पकड़ती है यानी कि पास, तो दंड पासिक। ओके, फिर दोस्तों मैंने बताया था कि एक युद्ध करने वाला और संधि करने वाला, इसका क्या नाम था? संधि विग्राहक। न्यायाधीश को क्या कहते थे? महादंड नायक। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आज भी दंड नायक ही होता है, दंड सुनाने वाला दंड नायक, महादंड नायक, ठीक है। इसके साथ साथ एक लेखा विभाग का प्रमुख था, लेखांकन का, अक्ष पटल, महा अक्ष पटलिक, पटलिक। पटल किसे कहते हैं? पटल इसे कहते हैं, ये जो है ना, ये पटल है। लोकसभा का पटल अलग होता है, राज्यसभा का पटल अलग होता है। तो पटल का मतलब जो स्थाई जिस पर लिख देते हैं उसे पटल बोलते हैं। अक्षय को मतलब अक्षत, स्थाई लिखना। तो लेखा विभाग का प्रमुख क्या कहलाएगा? और जो राजस्व कलेक्शन करेंगे, राजस्व कलेक्शन, उसे क्या कहेंगे? ध्रुवाधिकरणिक, ध्रुवाधिकरणिक, कर्णिक। और एक बच गया कर्णिक। कर्णिक का मतलब लेखक है। इसमें कोई और अधिकारी और बच गए हैं क्या, बताओ? सैन्य अधिकारी, तो महाबल होगा जिसमें, उसे क्या कहेंगे? सैन्य अधिकारी। ओके, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था आपको प्रशासन में कि कायस्थ जो है, कायस्थ है वो एक लेखकों के एक नई जाति का विकास इस समय हुआ। ओके, याद हो गए होंगे ये तो, यहां तक तो। चलो बात कर रहे हैं प्रशासन के विकेंद्रीकरण में। तो सबसे ऊपर देश है, देश जिसे राष्ट्र कहते हैं। जैसे भारत देश, भारत राष्ट्र, राष्ट्र का प्रमुख कौन है? महाराज अधिराज। उसके नीचे कौन है? राज्य को क्या क्या कहते हैं? देश, भुक्ति,
अवनी, अवनी, नहीं समझे? जहां महाराज की चलती है चवन्नी उसे कहते हैं अवन्नी, अवन्नी। तो इसका प्रभारी कौन होगा? महाराज, या उसे क्या कहते हैं? ऊपरी। तो याद कर लो रे, महाराज यानी महाराज अधिराज के नीचे, तो राष्ट्र के नीचे राज्य, राज्य को देश भी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं, और प्रभारी कौन होता है? महाराज या ऊपरी। ठीक है, तो मैंने याद कराने का तरीका बताया था, जहां महाराज की चलती है चवन्नी उसे कहते हैं अवन्य, अवन्य। तो गुप्त काल में। अब इसके नीचे विषय, विषय का मतलब जिला, और जिले का प्रभारी राजा या फिर विषयपति। तहसील को क्या कहते हैं? पैठ, नहीं विथी, विथी। तो तहसील का मतलब विथी, विथी का प्रमुख विथिपति, और उसके नीचे होती है गांव का समूह पैठ। तो कुछ गांव के लोग मिलकर जाते थे बैठ, और उसे कहते थे पैठ। कुछ गांव के लोग मिलकर के फैसला करते थे ना, पंचायतें, 8 गांव 10 गांव 12 गांव की पंचायतें होती थी, इसलिए कुछ गांवों के लोग मिलकर जाते थे बैठ, और उसे कहते थे पैठ। ये जो मैं डायलॉग बोल रहा हूं ये हमारी एक किताब में लिखे हुए हैं, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। उसकी टोटल इतिहास की किताबें इतनी ऊंची होती हैं, इग्नू वाली, लगभग 42 किताबें होती हैं, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक भारत की 42 किताबें हैं उसकी। तो उनमें लेकिन इतना डिटेल है कि मतलब पढ़ते पढ़ते मजा आता है, कहावतें, कहानी और श्लोक, दोहे। तो ये उसी में से मैं सुना रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो पैठ होगी, पैठ के नीचे हो गए गांव, गांव का प्रमुख ग्रामिक, कुटुंबिन और मेहतर, मेहतर। आजकल तो मेहतर शब्द का अर्थ गलत लेते हैं हम लोग, आजकल तो सफाई कर्मचारियों के प्रमुख को हम मेहतर कह देते हैं, मेहतरानी, मेहतर मतलब सफाई करने वाली, सफाई करने वाला। तो आज गलत अर्थ लेते हैं, लेकिन पहले उसे मेहतर कहा जाता था। ठीक है, ये तो हो गया प्रशासन। फिर मैंने क्या पढ़ाया था बताओ? आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति तो बड़ी सरल थी। सबसे पहले कृषि में क्या बताया? तो कृषि गुप्त काल में सबसे ज्यादा लोग क्या करते थे? रट्टे मारने की जरूरत नहीं, उस जमाने में भी खेती, आज भी खेती, आज भी सबसे ज्यादा लोग क्या काम करते हैं? खेती करने का काम करते, खेती। कालिदास कहता है किस किस की खेती होती थी? यानी कि गन्ना और चावल। जबकि इत सिंह क्या कहता है? जबकि अमर सिंह कहता है कि कितनी फसलें होती थी? 3 फसलें। कितनी वर्ष में? 1 वर्ष में होती थी। तो 3 फसलें कौन कौन सी रे बच्चों? रबी है, खरीफ है और जायद है। ठीक है, इस प्रकार से फसलें होती थी। इसमें यदि बात करें तो कुछ नाम है। क्षेत्र किसे कहेंगे? ओके, आवास योग्य भूमि को वास्तु, आज भी वास्तु शास्त्र बोलते हैं अपन। ठीक है, न जोती गई भूमि को क्या कहेंगे? अप्रहत। बंजर भूमि को खिल। खिल का मतलब जो खिली नहीं है, जिसे जोता नहीं गया उसे खिल कहते हैं, जो खिली नहीं है उसे क्या कहते हैं? खिल। कृषि अयोग्य भूमि। भूमि क्षेत्र न्याय क्या है? जमीन में जो सबसे पहले छेद करेगा वही जमीन उसकी होगी, यानी कि जो हल चलाएगा सबसे पहले वो जमीन उसी की होगी। ठीक है, ओके। सिंचाई किन किन से होती थी? अर्गट हो या रहट? ठीक है, रहट या अर्गट। ओके। अमर सिंह के अनुसार राजा भूमि का स्वामी तो कौन होता था? बस ये क्वेश्चन पूछा गया। मुगल काल में, गुप्त काल में यही फर्क है। मुसलमान शासक जब भी भारत में आए उन्होंने जमीन पे कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने भी जमीन पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि आज भी राजस्थान की जो जमीन है उसके मालिक कौन है बताओ? सरकार, राजस्थान सरकार। जमीन जो रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री, वो सिर्फ 99 साल की लीज होती है। वास्तव में राजस्थान की जमीन की मालिक राजस्थान सरकार है। मुगल काल में भी यही था, तुर्क काल में भी यही था, लेकिन गुप्त काल में जमीन के मालिक कौन नहीं थी? हालांकि तो सरकार मालिक नहीं थी, किसान मालिक थे। हालांकि हरियाणा जो है, पंजाब जो है,
वहां किसान मालिक है। राजस्थान में किसान मालिक क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान में जो जमीन थी वो जागीरदारों की थी, और जागीरदारों ने जमीन जो है किसानों को नहीं दी थी, तब सरकार ने अधिग्रहण किया था उनसे, और सरकार के नाम चढ़ गई। अब ये 99 साल के लीज पर, इसलिए राजस्थान में भूमि अवाप्ति एक आदेश से हो जाती है, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों को राजी करना पड़ता है। वो नहीं दे तो नहीं दे। राजस्थान में सरकार वेट नहीं करती, आदेश निकाल देती है और जाकर बुलडोजर चला देती है, क्योंकि जमीन हमारी है ही नहीं, जमीन सरकार की, इसलिए सरकार अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, ओके, आगे बात करेंगे। कृषि कर को क्या कहते थे दोस्तों? तो कृषि कर को तीन नाम मिलते हैं, तीन। एक भाग, उसी को कहते हैं उद्रंग। उद्रंग ये कितना होता था? एक्स्ट्रा कृषि कर, एक्स्ट्रा भूमि पर जो कर लगता था उसे ऊपरी कर भी कहते हैं। तो इसे भाग भी कहते हैं, उद्रंग भी कहते हैं, और ऊपरी कर देते हैं। ठीक है, ऊपरी कर जो है ना दोस्तों, वो एक्स्ट्रा भूमि पर लगता था। ठीक है, राजा द्वारा जो जनता से फ्री में काम कराया जाता था उसे क्या कहा गया? विष्टि। विष्टि का मतलब बेकार। ओके, इंपॉर्टेंट बात है गुप्तकाल का व्यापार। गुप्तकाल में दोस्तों व्यापार जो था व्यापक संख्या में होता था। अलग अलग क्षेत्र के जो शिल्पकार होते थे उनकी क्या होती थी? श्रेणियां। व्यापारियों की भी श्रेणियां होती थी, और इनके श्रेणियों का प्रमुख क्या कहलाता था? ये बहुत दिन हो गए मैंने आपको बताते बताते। श्रेष्ठिन, श्रेष्ठ, सेठ जी। आजकल हम श्रेष्ठिन को क्या कहते हैं? सेठ जी। ओके, ये जो श्रेणियां होती थी बैंकों का काम करती थी। मतलब ज्यादा पैसे जैसे मेरे पास है तो तुम्हारी श्रेणी को मैं दे आऊंगा पैसे, 2 करोड़ रुपए। तुम्हारी कौन सी श्रेणी बताओ? व्यापार करने वालों की श्रेणी। मान लो तुम सूती वस्त्र का व्यापार करते हो, मान लो, तो तुम्हें मैं 2 करोड़ रुपए दे दिए, बदले में तुम मुझे आधा रुपए सैकड़े का ब्याज दोगे। ठीक है, और लिखित में दोगे कि हमने आपसे 2 करोड़ रुपए प्राप्त किए, और आधा रुपए सैकड़ा ब्याज आपको दिया जाएगा। लेकिन आपसे ये लोग पहुंच गए, ये इन्हें पैसे चाहिए 50 लाख, इसको मकान बनाएगी, 50 लाख छोरे का ब्याह करेगी, और 50 लाख इसको छोरे का ब्याह करेगी, और ये तो अपने भाई का भी ब्याह करना है इसको। तो 2 करोड़ रुपए ले आए, आपने इनको 2 रुपए सैकड़े में ब्याज पर दे दिया पैसा, मुझे आधा रुपए सैकड़ा, तो तुम्हें कितना फायदा? 1.5 रुपए सैकड़े का फायदा। तो बैंकों की तरह काम किया करते थे कौन? श्रेणियां। ठीक है, 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं जिनकी मोहरें प्राप्त हुई है? एक तो वैशाली और दूसरी, गुड। तो ये भी पूछा गया। मोहर का मतलब, जैसे तुम नालंदा वाली श्रेणी हो तो सील है तुम्हारे पास, टप्पा, तो आज प्राप्त होती हैं मोहरें। कौन कौन सी हैं? वैशाली और नालंदा की श्रेणियां। ठीक है, पूग किसे कहेंगे दोस्तों? जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, खिलौने वाले, सेंट वाले, बाल काटने वाले, नाइयों की श्रेणी, मटके बनाने वालों की श्रेणी सब मिल जाती थी, तो उसे क्या कहते थे? पूग। निगम किसे कहेंगे? एक ही शहर के व्यापारी और शिल्पकार। जरूरी है वो एक क्षेत्र या एक शहर के हों, उसे क्या कहते हैं? निगम। आज भी बड़े शहरों के अंदर नगर निगम होते हैं, तो निगम शब्द वहीं से आया, गुप्त काल से आया। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो क्या? बोल, अरे बोल ना, ना कुछ तो है, जो भी बात है वो आने दे। लेकिन बावली तू तो एक बात बता, तू खुद ही तो कह रही है, बाकी तो सब विद्यार्थियों को आ रहा है, तू खुद ही कह रही थी सर रिवीजन करा दो, जब मैं रिवीजन करा रहा हूं
तब तेरा ध्यान कहीं और है। बात कुछ तो गड़बड़ है, बात में राज है। ये कैसा राज है बावड़ी? ओके, तो रिवीजन अपना हो गया। अब बताओ, व्यापारी पे जो कर लगता था उसे क्या कहते थे? शुल्क। और शुल्क ग्रहण करने वाले अधिकारी शोल्किक। यार मैंने लिखा है नहीं तो लिख लो। शुल्क लेने वाला अधिकारी शोल्किक कहलाता था। ये लिख दो बेटा। शुल्क लेने वाला अधिकारी शोल्किक कहलाता था। ठीक है, ओके। अब दो बंदरगाह महत्वपूर्ण, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पूर्वी बंदरगाह ताम्रलिप्ति। कहां कहां से व्यापार होता है? चीन, चीन के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में। ओके। और दूसरा पश्चिमी बंदरगाह बड़ोच, गुजरात का। कहां कहां से व्यापार होता है? आयात शुल्क को क्या कहा जाता था? भूतो प्रांतो प्रत्याय। भूत आते थे तो भूतो प्रांतो प्रत्याय किसे कहते थे? अब बताओ, भूमि अनुदान प्रथा कब शुरू हुई है भारत में? सातवाहन काल में। लेकिन सबसे ज्यादा कब बढ़ी? ओके। अब बताओ कि भूमि अनुदान प्रथा जो है वो स्थायी थी या नहीं थी? अक्षय निधि किसको कहा गया बताओ? अक्षय निधि ऐसा धन जो दिया जाता था जिसका ब्याज प्राप्त दान ग्रहीता को होता था, उसे क्या कहते थे? अक्षय निधि। ओके दोस्तों, ये मैंने बता ही रखा है। ब्रह्मदेव कौन से गांव थे? अग्रहार कौन से गांव थे? मंदिरों को, पाठशालाओं को जो दान दिए जाते थे उन्हें क्या कहते थे? अग्रहार। अरे जिनकी गिनती अग्रिम रूप से होती है उन्हें अग्रहार। और ब्रह्मदेव, ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण को दिए गए दान। ओके, तो ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। सामाजिक स्थिति में कुछ खास है नहीं। 8 से 11 साल की तो हो लड़की और 25 साल का, गलत बात है। जाति प्रथा का विकास सबसे ज्यादा कब हुआ? मैंने बताया था क्यों हुआ। विदेशियों ने आक्रमण किया और जैसे जिससे ब्याह कर लिया, तो वर्ण संकरण विवाह के परिणाम स्वरूप जो है ये विवाह के कारण जातियां उत्पन्न हुई। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई या फायदा हुआ? उनको घरों में रखा जाता था, शिक्षा का अधिकार सामान्य स्त्रियों को नहीं था। लेकिन वात्स्यायन के काम सूत्र से जानकारी मिलती कि उच्च वर्ण की महिलाओं को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। विधवा विवाह का प्रचलन था, पर्दा प्रथा नहीं थी, और साथ में दहेज प्रथा भी नहीं थी। और महिलाओं को अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ ब्याह करने का पूरा पूरा। ओके, चलो ये तो हो गया पूरा। तो छोरी तू तो बड़ी शानियर है, कल ध्यान कौन लगाए और आज दोबारा रिवीजन करवा लियो। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। तो होशियार थी शुरू से, होशियार है, होशियार ही रहेगी। नहीं ये सही है, ये सिंसियर लड़की है। इसका कारण भी है। कारण क्या है? कुछ बच्चों को सिलेक्शन करवाना होता है, विशेषकर जो विवाहित बच्चे होते हैं उन्हें पता है जीवन में एक मौका मिला है। और तुम में से जितने भी लापरवाह है ना, लापरवाह, हाँ, तू क्या हंस रही? तेरा भी पता है मुझे कि मौका तेरे पास भी एक ही है, क्योंकि ब्याह हो चुका है तेरा भी। तो छुपाने से छुपता थोड़ी ना, वो तो चेहरे से पता लग जाता है। तो इसलिए तो मैंने तुम लोगों को टारगेट करके कहा था कि मौका फिर नहीं मिलेगा, पढ़ ले, तू भी समझ ले। ठीक है,
भाई आज मैं आपको गुप्तकालीन कला के बारे में बताऊंगा दोस्तों। गुप्तकाल की कला को तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्थापत्य कला, और इसके बाद में दोस्तों गुप्तकाल की चित्रकला, और इसके बाद में दोस्तों गुप्तकाल की संगीत कला। पढ़ लें तीनों भागों में बांट के। तो उतारो गुप्तकालीन कला, अपनी रजिस्टरों के जो पेज हैं उन पर लिखना शुरू करो गुप्तकालीन कला। और गुप्तकालीन कला को तीन भागों में बांट दो, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। तो यहां सबसे पहले मैं लूंगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला स्थापत्य कला में सबसे पहले गुप्तकाल में क्या क्या बना दोस्तों। तो स्थापत्य कला में सबसे पहले मंदिर बनाए गए। मंदिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्तूप, और फिर पढ़ेंगे दोस्तों चैत्य, और फिर पढ़ेंगे गुफाएं। तो स्थापत्य कला को चार भागों में बांटेंगे, चार भागों में। ये भी बांट दो, फटाफट बांटो रहे। मैं नहीं जानता कि गुप्तकाल में जो हमने पहले पढ़ा था उसमें कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं, बट मैं ये जानता हूं ये गुप्तकालीन कला और संस्कृति में से जरूर क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा, क्योंकि इसी मामले में गुप्तकाल स्वर्ण काल है। तो एक एक करके मैं आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहले मंदिर ले लेते हैं। मंदिर, मंदिर इससे पहले बने थे क्या? नहीं दोस्तों, मैंने एक चीज छोड़ दी। मंदिर के बाद में मूर्तियां स्थापत्य में। ये भी जरूर आप लिखेंगे, मूर्तियां। तो गुप्त काल की कुछ मूर्तियां बड़ी चर्चित हैं। मंदिर गुप्त काल से पहले नहीं बने थे। सबसे पहले मंदिरों के निर्माण की शुरुआत कहां से हुई? गुप्त काल से। तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे, भारत में मंदिर निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुए। प्रारंभिक मंदिर, मंदिर सपाट छत के युक्त होते थे। तो प्रारंभ में सपाट छत के मंदिर होते थे।
मंदिर बनाने के लिए एक बनाना होता था चबूतरा। चबूतरे के बाद में पिलर बनाए जाते थे और जिनसे बनता था बरामदा। बरामदा बना करके और मंदिर को फिर एक होता था ऊंचा गर्भगृह। उस गर्भगृह का जो द्वार होता था, उस गर्भगृह के द्वार पर पत्थर की चौड़ी आकृतियां लगाई जाती थी जिनमें गंगा और यमुना, और इसे कहा जाता था मंडप। मंडप अर्थात मंदिर के मुख्य गेट जिसके सामने यहां देवता की मूर्ति होती थी, मूर्ति। और इस गर्भगृह जिसमें मूर्ति होती थी उसे क्या कहा जाता था? गर्भगृह। गर्भगृह। और इसके चारों ओर फेरी लगाई जाती थी जिसे परिक्रमा पथ कहा जाता था, परिक्रमा पथ। और ये मंदिर जिस पर ऊपर लगता था एक ध्वज, झंडा या ध्वज। ये जो गेट होता था मूर्ति जिसमें होती थी, जहां लोग जाते थे और दर्शन करते थे, इस गेट को कहते थे ड्योढ़ी। ड्योढ़ी। और ड्योढ़ी पर अनिवार्य रूप से दोस्तों गंगा और यमुना की मूर्तियां होती थी। इस पर गंगा की और यमुना की मूर्तियां होती थी। तो ड्योढ़ी की खास बात क्या है? गंगा और यमुना की मूर्ति इस पर होती थी। मंडप में लोग भजन करने वाले जो भी होते थे वो जाके बैठ जाते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। यानी मंदिर के कुछ भागों की बात करें तो मंदिर के एक भाग होता था चबूतरा। चबूतरा। दूसरा दोस्तों सीढ़ियां चबूतरे तक जाने के लिए। तीसरा दोस्तों मंडप, अर्थात मंदिर के बाहर जो बरामदा होता था उसे कहते थे। और चौथा भाग होता था गर्भगृह, यानी कि मूर्ति वाला कक्ष क्या कहलाता था? गर्भगृह। और इसका जो द्वार होता था उसे कहते थे ड्योढ़ी। ड्योढ़ी। तो ड्योढ़ी का मतलब गर्भगृह का जो द्वार है, का जो द्वार है उसे ड्योढ़ी कहते थे। और एक होता था प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का अर्थ क्या है? ये परिक्रमा पथ का ही नाम क्या है? प्रदक्षिणा पथ। तो शुरुआत के जो मंदिर होते थे दोस्तों उन पर शिखर नहीं होता था, सपाट होते थे, सपाट छत के। ऐसे प्रारंभिक गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनकी संख्या 4 है। हमें गुप्तकाल में सपाट छत वाले कितने मंदिर प्राप्त हुए हैं? 4 सपाट छत के मंदिर प्राप्त हुए। और चारों सपाट छत के जो मंदिर हैं दोस्तों ये सारे के सारे कहां से प्राप्त हुए हैं? एमपी से प्राप्त हुए। तो इसमें सबसे पहला मंदिर है दोस्तों तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूं सारे। पहले मैं आपको ये लिखा दूं क्या? इसमें कहां तक लिख दिया आपने? ऊपर वाली लाइन लिख दी कि भारत में सबसे पहले मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ? हमारा हिंदू धर्म, भारतीय ब्राह्मण धर्म मंदिरों वाला धर्म नहीं है, मूर्ति पूजने वाला धर्म नहीं था। ऋग्वेद अन्य वेद लिखे जाने के बाद 2000 साल तक भारत में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, कोई भी मूर्ति नहीं बनाई गई। हमारे यहां मूर्तियां बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले भारतीय लोग नहीं थे। पहली बार मूर्तियां गौतम बुद्ध और तीर्थंकरों की बनी थी। पहली बार मंदिरों में
यूनानी लोगों ने अपोलो की मूर्तियां लगाई थी। हम लोगों ने तो यूनानियों से, रोमनों से मंदिर बनाना सीखा, और उन कमबख्तों ने हमें तो मंदिर बनाना सिखा दिया और खुद मंदिर बनाना छोड़ दिया। हमें मूर्ति पूजना सिखा दिया और खुद मूर्ति पूजना बंद कर दिया। अब दुनिया में मूर्ति पूजने वाले और मंदिरों में जाने वाले सिर्फ भारत के लोग हैं, बाकी नहीं। यह अलग बात है कि गिरजा घर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वहां मूर्ति नहीं होती। इसलिए भारत में मंदिर निर्माण हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है। हिंदू धर्म मंदिरों वाला धर्म नहीं है, यह तो गुप्त काल में आया है। तो भारत में मंदिर निर्माण की शैली कब शुरू हुई? गुप्त काल में शुरू हुई। शुरुआत के मंदिर शिखर वाले हैं क्या? सपाट छत के। सपाट छत के मंदिरों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1 चबूतरा, चबूतरा जिस पे मंदिर बना है। नंबर 2 सीढ़ियां जिस चबूतरे पर जाने के लिए जगह। तीसरा मंडप का मतलब बरामदा। और अंदर क्या होता था? गर्भगृह यानी मूर्ति वाला कक्ष। और गर्भगृह के द्वार को क्या कहेंगे? और गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा पथ होता था उसे, तो ये लिख दो, सपाट छत के मंदिर की विशेषता है। चित्र बनाओ तो अच्छी बात, नहीं बनाओ तो और भी अच्छी बात। तो लिख दिया होगा प्यारे दोस्तों आपने, तो नहीं लिखा? लिख दिया, बहुत बढ़िया किया। और कई बार बुरा लगता है इस बात को सोचकर कि पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लगभग 70% पढ़ने वाले भी हैं, और उनको बाकी सबके कारण सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। मैं आज भी जब धर्मेंद्र सर आपको सुना रहे थे तो ये बात महसूस कर रहा था कि थोड़े से लोगों की वजह से 3/4 लोग और सुनते हैं। क्या करें, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है, हमें समूह में पढ़ना होता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मुझे अभी याद आया, कल शाम को कुछ विद्यार्थी हरियाणा से आए थे। बड़े पूछते पूछते वो कह रहे थे सर हम परसों आए थे यहाँ पे, पहले हम उत्कर्ष में गए क्योंकि आपके वीडियो यूट्यूब पे उत्कर्ष के पड़े। हमने वहां पता किया तो किसी ने बताया नहीं। फिर हमें पता लगा कि आप कलाम में हो। मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं समझते, लेकिन मैंने आईएएस के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश आरएस के लिए यूट्यूब पे पढ़ाया था। वो वीडियो देख करके आए थे, तो कुछ मैटर डिस्कस करने के लिए वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि यार ये लोग इतना दुख पा करके आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया भी कि यार दिल्ली तुम्हारे पास में, वहां जाते हैं ना, जयपुर में क्या रखा है। हमारे राजस्थान में तो एक फैशन है कि आईएएस की तैयारी करनी है तो दिल्ली जाओ। और बोले सर दिल्ली खूब देख ली, दिल्ली में जो ड्रामा है, और वो ड्रामा नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए। यही कारण है सर कि कोचिंग करने वाले लोग अब आधे ही सिलेक्ट होते हैं, आधे लोग तो सेल्फ स्टडी करने वाले जो सही मार्गदर्शन में करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसलिए हम लोग कोचिंगों के बलबूते नहीं, बल्कि हम मार्गदर्शन के माध्यम से तैयारी करेंगे। तो क्या हम कभी महीने 2 महीने से आपको आकर पूछ सकते हैं? मैंने कहा पूछ लेना, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं इतनी सिंसियर, उम्र क्या रही होगी, आप सोच रहे होंगे वो बड़े अनुभवी उम्र दराज लोग होंगे। नहीं, उनकी उम्र वही 21 साल की, जो ग्रेजुएशन करके 1 साल हुए हैं तैयारी करते हुए, बस। शायद तुमसे आधी क्लास से तो छोटे थे वो। आधी क्लास जो है इसकी हमारी, उसे उम्र उनकी कम थी, लेकिन समझ इतनी गहरी।
कि पुराने, मैंने कहा तुम लोगों को ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरी हिस्ट्री पढ़नी है तुम्हें, ये तो कोई बात थोड़ी होती है। उसने कहा सर हमने आईएएस के पुराने पेपर देखे हैं, उन पेपरों में मेंस के, उन पेपरों में जो जिस शैली के क्वेश्चंस आते हैं आप उस शैली में पढ़ा रहे हो, आपका मैटर हमने देखा है। एक हमारे हरियाणा में सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने आपका मैटर पढ़ा था यूपीपीसीएस में, उसी के बलबूते आईएएस बने हैं। मैंने कहा यार तुम कमाल करते हो। तो अनुभवी लोग वो भी होते हैं और एक अनुभवी अपन भी है। वो एक कहावत है, घर का जोगी जोगना और अन्य गांव को सिद्ध, समझ रहे हो? नहीं समझे? अब हमें आप लोग मिले हुए हो और आपको मैं मिला हुआ हूं, मैं क्या, मेरे जैसे कई साथी हैं अच्छे हैं, लेकिन आपको लगता है ये चलता है काम, ये जीवन जो है मस्ती करने का है, कर लो, नहीं रहे, रुक जाओ, रुको, मस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने आपको एक दिन बताया था कि करने के लिए सब काम है, जीवन यही मिला है कि, लेकिन उन सब का एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। संडे को रख लो ना, मस्ती करनी है, दोस्तों के साथ खूब घूमो फिरो, लेकिन 6 दिन जी तोड़ के पढ़ो ना, समझ रहे हो? 7वें दिन एक दिन एकदम रिफ्रेश रहोगे तो 6 दिन अच्छी पढ़ाई होती है, ये भी सही है। मैं झूठी बातें नहीं करूंगा कि 7 दिन जो है मतलब पूरे महीने एक आदमी पूरी टूट जाएगा शरीर लगातार मेहनत करने से। एक दिन रेस्ट का होना चाहिए, सही है, और उस दिन जी खोल के मस्ती करो, कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहे हंसना हंसो, जितनी चाहे मजाक करो, जितनी चाहे आप अपने दोस्तों की मंडली के साथ आराम से बैठो, खेलो, क्रिकेट खेलना खेलो, घंटू खेलो, बोले आपका मन करे दौड़ लगाने का दौड़ लगाओ, जो भी मन करे, जैसे भी जीना चाहो वैसे जियो, लेकिन एकदम बिंदास होकर के। लेकिन बाकी 6 दिन तो पूरा पढ़ो, 6 दिन। कोई जरूरी नहीं संडे को, जब आपकी कोचिंग की छुट्टी नहीं हो तो आप एक दिन को छुट्टी के रूप में बिता लो, कोई दिक्कत नहीं है कि हम कुछ क्लास 1-2 घंटे की ये तो अटेंड करेंगे, बाकी क्लास से बंक मारेंगे, और इसके बाद में जो आज अपना बुधवार है तो 2 घंटे की जो अनिवार्य क्लासें हैं जैसे इकोनॉमी वगैरह, वो नहीं बस में आती, मेरी हिस्ट्री तो बस में आ जाती है, तो वो क्लास तो लेंगे, इसके बाद बंक मारेंगे और फिर पूरे दिन मस्ती करेंगे, करो ना। हाँ जी, हाँ तो मेरी क्लास बंक मार लिया करो ना, मैं तो करो, मेरी हिस्ट्री तो बस में आ जाएगी बेटा, मैं तो दूसरे दिन भी पूछोगी तो बता दूंगा। इकोनॉमी बस में नहीं आती, वो क्लास जरूर ले लिया करो। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि मेरी क्लास को जरूर लो, मैंने ये नहीं कहा। मेरी क्लास को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरी चीजें आपको आ जाएंगी। मेरा मैटर फोटो को भी करा लेगा कोई भी बंदा, मेरे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी, वो समझ जाएगा चीज को, क्योंकि शैली ये है गुरु जी की। और मैं तो वैसे भी चित्र चात्र बना बनू कर दिखा दिखू करके आगे बढ़ता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा, कंपटीशन बहुत टफ है, तुम्हें सामना उनसे करना है जो पिछली बार मेरे साथ परीक्षा की तैयारी करके आरएस का मेंस दिया था, और जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, कल शाम को भी इंटरव्यू लिया था मैंने 2 जनों का, वो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, उन्हें एक एक चीज यूं रट्टी पड़ी है करंट की, और उनमें सबका सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू देने वालों में 2/3 घर लौट करके आएंगे, 1/3 का सिलेक्शन होगा। तुम्हें पता है ना कि 3 गुना लेते हैं इंटरव्यू में, 2 गुना फेल होंगे, 1 गुना पास होंगे। तुम्हें मुकाबला उनसे करना है, वो 2 गुने तुम्हारे कंपटीशन में है, तुम्हें उन्हें कैसे पछाड़ोगे, सोचना ही है। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह साहब आपने तो हमारा तो डिमोरलाइज कर दिया ना, ऐसा नहीं है। तुम पढ़ो, ये बात मैं भी पूछ रहा था उनसे कल कॉमन सेंस की, मैंने कहा कि बताओ गुप्त काल के बंदरों की शैली प्रारंभ में कौन सी थी? सर वो नागर शैली। मैंने कहा नहीं, सॉरी सॉरी सर वो द्रविड़ शैली। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया प्रारंभिक मंदिर सपाट छत के थे। हाँ सर भूल गया। फिर बोला कि सर सपाट छत के तो राजपूत काल में, कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने ये डायग्राम बना के बताया, तब मुझे ये चीज याद आ गई। तो जरूरी नहीं है तुमसे उनकी तैयारी बहुत ज्यादा नहीं, तुम यदि सिंसियर होकर के पढ़ो तो 6 महीने में चांद पर विमान उतार दोगे। ये तो धरती है, समझ रहे हो, इशारा समझ रहे हो ना? चांद का मतलब तुम्हें तो चांद मिलेगा नहीं, तुम वहां तक की पहुंच बना लोगे, जीत हासिल कर लोगे, ठीक है? अब दोस्तों
एक बात और बच गई जो मैं तुम्हें लिखा रहा हूं। मंदिरों में मांगलिक चिन्ह अंकित किए जाते थे, मंगल चिन्ह। तो किस किस के होते थे? स्वास्तिक, ओम, वृक्ष। तो मैं तुम्हें लिखा रहा हूं। और एक बात और सुनो, बुरा मत मानना और गलत भी मत लेना। स्त्री और पुरुष दोनों की जो मूर्तियां हैं, जिनका उत्कीर्ण और इनका भी प्रेम करते हुए, स्त्री और पुरुष का प्रेम करते हुए नग्न अवस्था में जो मूर्तियां बनाई गई, वो भी मंगल रूप में है, मांगलिक मानी जाती है, मंगल रूप में है, पवित्र मानी जाती है। तो जैसे स्वास्तिक का चिन्ह उत्कीर्ण है, जैसे ओम का चिन्ह उत्कीर्ण है, वैसे ही स्त्री और पुरुष की प्रेम वाली मूर्तियां भी मंदिरों में बनाई जाती थी। इन्हें आप अशुभ न माने, ये शुभ होती थी। जैसे खजुराहो का मंदिर, समझ गए ना आप? तो ये मूर्तियां बनी हुई मंदिरों में, इन मूर्तियों का बनाने का उद्देश्य नग्नता का प्रदर्शन करना नहीं, काम वासना का निरूपण करना नहीं, मंदिर की पवित्रता को बढ़ाना है, क्योंकि मंगल रूप में माना जाता था स्त्री पुरुष प्रेम। तो ये कुछ बातें मैं लिखा रहा हूं, आप लिखें। मंदिर में मंगल चिन्ह अंकित किए जाते थे। मंदिर में मंगल चिन्ह अंकित किए जाते थे, अंकित किए जाते थे। जिनमें स्वास्तिक, स्वास्तिक, हंस, ओम, पद्म, शंख, स्वास्तिक, ओम, पद्म, शंख, वृक्ष एवं स्त्री पुरुष की प्रेम मूर्तियां। तो दोस्तों, अब ये सपाट छत वाले 4 मंदिर मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग लिखना मत, पहले मैं याद कराऊंगा, बाद में आप लिखेंगे और क्रम से लिखेंगे। विष्णु मंदिर, लिखना मत, मैं कुछ और जुड़वाऊंगा इनमें। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, एरण का विष्णु वराह मंदिर। तो ये दोस्तों 4 ही मंदिर हैं जो सपाट छत के। एक तो तीगवा जो एमपी जबलपुर में है, नचना कुठार वाला ये पार्वती का मंदिर पन्ना एमपी में, बुमरा का शिव मंदिर जो है वो सागर एमपी में, सॉरी हाँ ये सतना में है और ये सागर में है। याद करना है अपने को, तो याद करेंगे कि तीगवा का जो विष्णु जी था, सुन रही है ना बेटा, तीगवा का विष्णु जी था, उसने नाचती हुई पार्वती को देख लिया। किसने? तीगवा वाले विष्णु ने
नाचती हुई पार्वती को देख लिया। और जब विष्णु जी तीगवा वाले नाचती हुई पार्वती को देख रहे थे, तब भ्रमण करते हुए शिव ने भी देख लिया। अच्छा, तो तू देख रहा है मेरी वाली को। तो भ्रमण करते हुए किसने देखा? उन्होंने रण में यानी युद्ध में विष्णु को सुअर बना दिया। वराह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सुअर। और किस में? रण में। लड़ाई तो करेंगे ना हम। अरे शंकर भगवान की नाचती पार्वती को यदि तेगवा के विष्णु देखेंगे तो फिर घूमते हुए भ्रमणशील शिव ने उन्हें देख लिया और उन्होंने रण में लड़ाई करके विष्णु को क्या बना दिया? तो ये चार ही मंदिर सपाट छत के हैं, बस इनके नाम याद अपने को होने चाहिए। तो पहला कौन सा? तिगवा के विष्णु मंदिर, नचना कुठार का और बुमरा का, एवं लास्ट में रण का विष्णु वराह मंदिर। तो विष्णु जो कि वराह रूप में है। अब मैं एक एक करके आपको पहले तो दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। इन्हीं मंदिरों को फिर इनके बारे में लिखते जाएंगे। सबसे पहले तिगवा। तो इसको चाहे यूं देख लो, चाहे यूं देख लो, चाहे यूं देख लो, आपको देखना है, बात समझ में आनी चाहिए। इसमें दोस्तों शिखर नहीं है, छत जो है ना वो सपाट है। देख रहे हो ना? छत सपाट, हालांकि चबूतरा है, उस पे सीढ़ियां हैं और जाकर ये बरामदा है। बरामदा है क्या? और बरामदे के अंदर जो है विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, जो आपको दिख नहीं रही। मैं आपको वो मंदिर की मूर्ति दिखा देता हूं, आप इसको यूं देख लो। मैंने बताया था कि खंबे खड़े हैं, ये लो सामने से मंदिर। ताला लगा हुआ है वो अलग बात है बेटा, लेकिन पिलर है, यहां पर कोई भी चिनाई नहीं है दोस्तों। पत्थर है, डायरेक्ट पत्थर को जोड़ा गया, ईंटों से बने हुए नहीं है। ईंटों का मंदिर आएगा तो मैं बता दूंगा, ये सारे मंदिर पत्थर से बने हुए हैं। लेकिन आप मंडप को देख सकते हैं, बाहरी बरामदा जिसे हमने मंडप कहा था, दिख रहा है बरामदा। और छत कैसी है इसकी? छत पर भी पूरा का पूरा एक पत्थर ही रखा हुआ दिख रहा होगा। तो चट्टान की चट्टान को साफ करके रखा जाता था, आज तक मजबूती से खड़ी है। ये तिगवा के विष्णु मंदिर की खास बात है। कुछ अच्छी कलाकारी की जाती थी, ठीक है। और इसकी मूर्ति भी आप लोग देख लें, दर्शन करना चाहें तो। ये रही मूर्ति, यही मूर्ति है दोस्तों, विष्णु जी हैं। हाँ, ये मत सोचना कोई महिला है, नहीं, विष्णु जी हैं। वो आपके देखने का नजरिया है बेटा। ये विष्णु जी हैं, ये विष्णु जी पहले ऐसे ही होते थे, ठीक है। इसके बाहरी हिस्से में बाद में लोगों ने भैरव जी की मूर्ति रख दी, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको लिखा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। लिखेंगे जबल, सबसे पहले हेडिंग डाल दो, तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर, डैश मार के लिखें जबलपुर, जबलपुर एमपी, जबलपुर एमपी में स्थित यह मंदिर चट्टानों से निर्मित है।
चट्टानों से निर्मित है। बाहर बरामदा, अंदर विष्णु की मूर्ति है। बाहर बरामदा, अंदर विष्णु की मूर्ति है। ठीक है। नंबर 2, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नंबर 2, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। लिख दें, यह पन्ना, यह पन्ना जिला, यह पन्ना जिला एमपी से प्राप्त हुआ है। पन्ना जिला एमपी से प्राप्त हुआ है। सपाट छत युक्त, सपाट छत युक्त ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। सपाट छत युक्त ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। तो ये क्या आ गए चीजें। तो ये आप देख रहे हैं मंदिर सिंपल सा है, सपाट छत है, देख पा रहे हैं आप। और दूसरी बात, इसकी जो डोडी है, इस डोडी को जरूर देखना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। तो ये पर्व जो मेन गेट है उस पर स्त्री पुरुष की मूर्तियां लगी हुई हैं। नीचे जो है गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये डोडी कहा जाता था, गेट जो होता था। अंदर शिव और पार्वती दोनों की मूर्तियां। तो इसमें लिख दो, डोडी पर मांगलिक चिन्ह, डोडी पर मांगलिक चिन्ह, डोडी पर मांगलिक चिन्ह एवं अंदर शिव पार्वती की मूर्तियां। शिव पार्वती की मूर्तियां। ओके दोस्तों। नंबर 3, बुमरा का शिव मंदिर। बुमरा का शिव मंदिर। इसमें दोस्तों तो लिख दो, इसमें सतना जिला एमपी से प्राप्त हुआ। सतना जिला एमपी से प्राप्त हुआ है। प्रवेश द्वार पर अनेक अलंकरण है। प्रवेश द्वार पर अनेक अलंकरण है। अनेक अलंकरण है। शिव की एक मुखी, सॉरी सॉरी, शिवलिंग की एक मुखी मूर्ति लगाई गई है। शिवलिंग की एक मुखी मूर्ति लगाई गई है। शिवलिंग की एक मुखी मूर्ति लगाई गई है। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, शिवलिंग का एक मुख कैसे हो गया, वो तो चारों तरफ से गोल होता है।
तो देखिए इसमें कुछ खास बात है। तो भुमरा का शिव मंदिर देखिए साहब, ये मूर्ति शिवलिंग की ऐसी है। मतलब शिवलिंग पर, जो शिवलिंग है उस पर एक मुख उकेरा गया है शंकर जी का, इसलिए इसको एक मुखी शिवलिंग कहा जाता है। यही इस मंदिर की विशेषता है बुमरा वाले की। मैंने कहा था ना कि बुमरा के शिव ने विष्णु को देखा, तो देखा तो देखने के लिए मुख तो चाहिए ना। हाँ, तो तीगवा के विष्णु जब नचना कुठार की नाचती पार्वती को देख रहे थे, तब बुमरा के शिव ने, यही तो है बुमरा के शिव, ये देख रहे थे। और इनके ऊपर ये पानी जो गिरता है वो गीला पानी यूं दिखता है। ये ऊपर फूल वगैरह चढ़ा रखे हैं, खूब जाते हैं मंदिर में, लोगों ने अगरबत्ती लगा रखी है, तो देख पा रहे हैं आप लोग। और इस मंदिर की भी मुख्य बात वही है जो अन्य मंदिरों की, सपाट छत युक्त है। बीच में काफी डैमेज हो गया था, तो कुछ चूना वूना लगाकर किसको स्थायी किया गया। ये गंगा और यमुना मूर्तियां लगी हुई द्वार पर। ठीक है जी, चौथा लिख दो। कौन सा? एरण का विष्णु वराह मंदिर। एरण का विष्णु वराह मंदिर तो इसमें मैं लिखा रहा हूं सागर जिला एमपी से प्राप्त, सागर जिला एमपी से प्राप्त, एमपी से प्राप्त विष्णु जी विशाल वराह के रूप में, विष्णु जी विशाल वराह के रूप में विशाल वराह के रूप में स्थापित किए गए हैं। जिनके दांतों से, जिनके दांतों से स्त्री के रूप में, स्त्री महिला, जिनके दांतों से महिला के रूप में पृथ्वी, स्त्री के रूप में पृथ्वी लटकी हुई है। पास में, पास में, पास में विष्णु की मानव मूर्ति है। पास में विष्णु की मानव मूर्ति है। पास में विष्णु की मानव मूर्ति है। तो ये ऐसे समझ में आएगा। कहां का मंदिर बताओ? एरना का विष्णु वराह मंदिर। ये लो साहब, ये लो साहब। अच्छा, इसका गर्भगृह शेष है, मैं लिखाना भूल गया था, आप देखेंगे। हाथी नहीं है, सुअर है बेटा। वराह का मतलब सुअर ही होता है। तो ये तो मानव रूप में मूर्ति है, और ये सुअर के रूप में मूर्ति, बहुत विशाल। तो बात उस समय की है जब एक बार भयंकर भयंकर जल प्रलय हो गई थी और पृथ्वी पानी में डूबने लग गई थी। पृथ्वी ने कहा, हे विष्णु भगवान बचा ले, मैं तो डूबूंगी। अरे बोले रुक, मैं आ रहा हूं।
तब एक विशाल से विशाल सुअर के रूप में ये गए और पृथ्वी को कहा, बोले लटक जा मेरे दांतों से। तो पृथ्वी ये देखो लटकी हुई है दांतों से, सुअर के दांत नहीं होते, वहां पृथ्वी माता लटकी हुई है और ये पृथ्वी को बचा करके लाए थे। तो यही तो बात मैंने लिखाई, विशाल विष्णु की वराह के रूप में विशाल मूर्ति है जिसके दांतों से पृथ्वी लटकी हुई है। महिला रूप में, महिला के रूप में पृथ्वी जो है वो लटकी हुई है और इसी के पास में विष्णु की मानव के रूप में मूर्ति भी है। तो ये आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपके ये आ जाएगा। इसका बस यही शेष है गेट जो है ना, ये तो मानव रूप में, ये देखो ऊपर से खंडित अवस्था दिख रही होगी, काफी खंडित अवस्था, क्योंकि पहले चुनाई नहीं होती थी, पत्थरों को नीचे छेने थोड़े से सेट किया जाता था और फिर बस रख दिया जाता था एक दूसरे पर। तो साइड से ये लो मूर्ति। अब एक आदमी खड़ा है, औकात क्या है उसकी पता लग गया होगा, सुअर कितना ऊंचा है कि वो उसके टांगों के बराबर है, तो काफी ऊंची मूर्ति है दोस्तों। ओके, तो एरन का वराह की विशालकाय प्रतिमा है जो प्राचीन संदर्भ में स्थापित की गई है। तो इसी के साथ अपने सपाट छत के मंदिर तो हो गए कंप्लीट। हेडिंग डालो आगे। शिखर युक्त मंदिर, ये तीन ही मंदिर हैं शिखर युक्त वाले। शिखर युक्त मंदिर, इस शैली को दोस्तों नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर, इनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती थी। ये चबूतरा है ना दोस्तों, तो इस पर एक गेट होता था और इसके बाहर जो है ऊंचाई के बाद में ये मंडप, फिर यहां दोस्तों एक ऊंचा मंडप होता था, फिर इसके बाद में यहां गर्भगृह, डोडी और यहां देवता की मूर्ति, और फिर जो है एक विशाल शिखर बनाया जाता था। मैं बना नहीं पाया अलग बात है। यहां ये ध्वज है, इसके पास में नीचे लगे हुए कलश, ज्यादातर जो कलश था वो धातु का होता था, धातु कलश, यानी किसी मंदिर में कोई सोने का कलश चढ़ाता, कोई चांदी का चढ़ाते थे, कहीं चांदी के बजाय तांबे का चढ़ाते थे, कहीं कहीं तो सिल्वर का भी अर्थात उसका एल्यूमिनियम का भी कलश चढ़ाते थे। तो कलश जरूर होता था, धातु कलश, इसे आमलक कहते थे, आमलक। ये शिखर होता था दोस्तों, और ये गर्भगृह, इस ध्वज के ठीक नीचे मूर्ति होती थी, मैंने टेढ़ी मेढ़ी बना दी। तो मूर्ति जो है वो इस मंदिर की चोटी के ठीक नीचे होती थी यहां, तो ये सिद्ध होना बहुत जरूरी था। ये गेट है उस गर्भगृह का, इसे क्या कहते थे, डोडी। ये क्या होगा, चबूतरा। और ये जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ ये मंडप, और ये थोड़ा सा कम उठा हुआ अर्ध मंडप, इस तरह से मंदिर बनता था।
और ये चबूतरे पर सीढ़ियों में जाकर के एंट्री करके रियो जा करके रियो जा दर्शन करके रियो आते थे। बात शायद कुछ कुछ तो समझ गए और कुछ कुछ और समझने की जरूरत है। मान लो कि ये डोडी का गेट है, ये यहां मूर्ति है, और ये जो है उसका शिखर है। ये जो गोल आकार की नेक जो ग्रीवा होती थी, ग्रीवा, उसके ऊपर ये आमलक, उसके ऊपर ये कलश है और उसके ऊपर ये ध्वज, और इसके बाहर ये यहाँ बैठ करके लोग, सामने मूर्ति होती थी, दर्शन करते रहते थे और भजन वगैरह होते थे। एक गेट यहाँ होता था, बाहर वाला अर्ध मंडप कहलाता था, मेन गेट ये था बाहर। इस शैली को कौन सी शैली कहते हैं? नागर शैली। ऐसे ही समझ में नहीं आए तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। नागर शैली मंदिर, ये लो साहब, ये लो साहब, यहां सीढ़ियां हैं, चबूतरा है, इसके ऊपर एंट्री करेंगे तो अर्ध मंडप बाहर वाला ऊंचा होगा, उसे क्या कहेंगे? मंडप। ये एंट्री गेट है जिसको गर्भगृह, ये गर्भगृह, और ये मंदिर का ऊपर शिखर है, शिखर, आमलक और कलश और ऊपर ध्वज। तो समझ में तो आ गया आपको? बिल्कुल आ गया। भाई समझ में आना बहुत जरूरी है। मैंने लगभग ऐसा ही बनाया। ज्यादा ही जो मंदिर होते थे उनमें ये भी आप देख सकते हैं। यदि ये नहीं देखना तो इसके नीचे एक कोरस है, यही ठीक है। नागर शैली है। अब इसको आप यूं देख सकते हो, अधिष्ठान यानी चबूतरा, उसके ऊपर जो पिलर है, फिर ये जंगा, ये गर्भगृह, गर्भगृह की ऊपरी चोटी होगी ध्वजा, या मूर्ति लगी है। ये आमलक, गोल गोल जो है ये आमलक है, ऊपर कलश है, ऊपर ध्वज है, और ये जो छोटे छोटे निकले हुए श्रृंग या उरु श्रृंग, गैप को अंतराल, महामंडप, अर्ध मंडप, और ये गेट होता था। ठीक है, तो कुल मिला के नागर शैली जो है वो मैंने आपको बता दी और आपको शायद समझ में भी आ गई है। ठीक है, तो अभी इस मंदिर के कुछ भाग जो है मैं लिखा दूं, लिख दे में, लिखें। अजय मैडम इधर से जाओ, वहां भीड़ है, भीड़, सीढ़ियां भरी हुई हैं, तो लिखो, मैं लिखा दूं नागर शैली, नागर शैली में लिख दे में। गुप्त काल, गुप्त काल में नागर शैली का विकास हुआ। गुप्त काल में नागर शैली का विकास हुआ। इसमें गर्भगृह के ऊपर गर्भगृह के ऊपर ऊंचा शिखर बनाया जाता था। शिखर ऊपर से पतला होता था, जिस पर गोलाकार आमलक बनाया जाता था, जिस पर गोलाकार आमलक बनाया जाता था। आमलक के ऊपर कलश, आमलक के ऊपर कलश, कलश, कलश के कोष्टक में धातु कलश,
आमलक के ऊपर कलश, कलश के कोष्टक में धातु कलश, एवं सबसे ऊपर ध्वज बनाया जाता था, सबसे ऊपर ध्वज लगाया जाता था। गर्भगृह के द्वार के सामने सबसे ऊपर, ओके, गर्भगृह के द्वार के सामने मंडप और गर्भगृह के द्वार के सामने मंडप, मंडप और मंडप के आगे अर्धमंडप, मंडप के आगे अर्धमंडप बनाया जाता था, बनाया जाता था। ओके, अब ये जो मंदिर है इस शैली के, इसके 3 मंदिर ही हैं। नंबर 1 देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो एडिंग डाल दो, 3 ही मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसमें दोस्तों कहां से मिला है ये? देख देख के उतार दो, मैं लिख रहा हूं ललितपुर जिला, यूपी से प्राप्त। ये कौन बजा रहा है गेट को? ये बजा रहे हैं कि गेट को? यदि बजा रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं कि गेट बजा रहे हो तो मैं 10 मिनट लेट छोड़ूंगा, यही जवाब है। गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर, सर्वश्रेष्ठ मंदिर गर्भगृह पर ऊंचा शिखर निर्मित इसमें शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति स्थापित है। लक्ष्मी पैर दबाती हुई उत्कीर्ण है। मंदिर के ताखों में गणेश जी सहित अन्य देवताओं की मूर्तियां,
गजारूढ़, गजारूढ़ इंद्र, नंदी पर शिव, मयूर पर कार्तिकेय, कमल पर ब्रह्मा का उत्कीर्ण मिलता है। तो गुप्तकाल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। एक बार मैं लिख लो, आप दिखा भी दूं, कुछ समझा कुछ और समझ जाओगे। ललितपुर जिला यूपी से प्राप्त गुप्तकाल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। गर्भगृह पर ऊंचा शिखर है, हालांकि वर्तमान में काफी कुछ खंडित है। शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति, ध्यान रखें किस पर लेटे हुए, इसलिए इसको शेष साई विष्णु भी कहते हैं। शेष साई विष्णु ऐसे आएगा आपके, शेष साई विष्णु, शेषनाग पर शयन करते हुए विष्णु, शेष साई विष्णु। तो शेष साई विष्णु की मूर्ति, जिनके ताकों में गणेश जी भी अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं, और गज पर इंद्र बैठे हुए दिखाए गए, नंदी पर शिव बैठे दिखाए गए, मयूर पर कार्तिकेय और कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी दिखाए गए। आप देख लो। तो मंदिर तो देखो आपको दिख गया होगा, काफी कुछ खंडित अवस्था में दिख गया, अर्थात इसका जो शिखर है वो खंडित अवस्था में, यानी ऊपर से शिखर बनाया तो गया था लेकिन टूट सा गया। लेकिन इसकी यदि आप मूर्तियों को देखोगे तो आप को देखना चाहिए कि ये देखो, शेषनाग पर लेटे विष्णु जी लक्ष्मी पांव दबा रही है, और ये ऊपर वाले देवता जो है वो, ये बैल है, हाथी है, ये मयूर है, मयूर पर कार्तिकेय है, हाथी पर इंद्र है, कमल पर ब्रह्मा जी हैं, और ये बैल पर कौन है, अरे नहीं देख पा रहे, बैल पर कौन है, शिव पार्वती, कमल पर कौन है, ब्रह्मा जी, और इंद्र किस पर बैठे हैं, हाथी पर, और ये मयूर पर कौन है, कार्तिक। तो ये पूछा गया था चारों देवता जो ऊपर है। तो या तो इनका आप कॉपी को खोलकर सीक्वेंस और लिख लो, कार्तिकेय 1 नंबर पर है, अरे नंबर लिख दो, इनके पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तुम्हें तो यूं ही लग रहा है मंदिर के हो गए दर्शन। तो मयूर के कार्तिकेय को 1 नंबर दे दो, और इंद्र वाले हाथी को 2 नंबर दे दो, और ब्रह्मा जी को 3 नंबर दे दो, और लास्ट में शिव जी को बैठा दो।
4 नंबर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज आपने इतनी प्यार से, इतनी सिंसियर होकर पढ़ाई की, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं।